आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा विक्रम साराभाई के बारे में। विक्रम साराभाई जिन्होंने भारत को इसरो जैसे बड़े बड़े संस्थान दिए, इसरो, आईआईएम, आज जिनकी वजह से भारत आगे चल के बहुत आगे बढ़ पाया। साइंस एंड टेक्नोलॉजी में इन्होंने बहुत ज्यादा अपना योगदान दिया। साइंस के लिए अपना 1 रुपया टोकन जो इनको सैलरी मिलता था वो वही वही सिर्फ लेते थे। वो उसके अलावा कुछ भी नहीं लेते थे, क्योंकि उनको लगता था कि अपन अगर देश को अपने से ज्यादा विकासशील बनाएंगे, देश के विकास में अगर ज्यादा पैसा लगाएंगे तो ज्यादा अच्छा होगा। इनको जो वेल्थ भी मिलती थी ना, वो भी है ना, ये अपने लिए ज्यादा बचा के नहीं रखते थे, दान में ही दे देते थे, या कोई अपने साइंस के अपने स्पेस प्रोग्राम में लगा देते थे। तो कौन थे ये विक्रम साराभाई? इन्होंने आगे चल के क्या योगदान दिया अपने देश के लिए? साइंस के क्षेत्र में इनका क्या योगदान रहा? डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जैसे महान वैज्ञानिक भी इनको अपना गुरु बताते हैं। अब्दुल कलाम ने अपनी आत्मकथा अग्नि की उड़ान में भी इसका जिक्र किया, उनके बारे में जिक्र किया है और उनको अपना गुरु बताया है। तो कौन थे ये विक्रम साराभाई? इनकी अर्ली लाइफ देखेंगे। इनकी अर्ली लाइफ से लेके इनकी कहाँ से इन्होंने पढ़ाई की, क्या किया, वो सारी चीजें देखेंगे। और उसके बाद आगे थोड़ा सा स्पेस का हिस्ट्री भी जानेंगे कि एक्चुअल में इन्होंने क्या क्या स्थापित किया, क्या क्या चीजें की। लेकिन आज सबसे बड़े दुख की बात है, उनके साथ भी यही हुआ। उनका भी 52 साल की उम्र में ही निधन हो गया हेल्थ की वजह से। वो भी है ना, बिजी रहते थे, कम से कम 20 घंटा आराम से काम किया करते थे और वो अपने आप को थका हुआ कभी भी महसूस नहीं करते थे। हालांकि वो बीच में टाइम निकाल के है ना सूर्य नमस्कार 12 बार करते थे और स्विमिंग भी करते थे, जिसको काफी अच्छा एक्सरसाइज माना जाता है, जो सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है। तो शुरुआत करने से पहले आप सबको बता दूं कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो को पूरा आखिरी तक देखा करें। तो विक्रम साराभाई का जन्म 12 अगस्त 1919 ईस्वी को हुआ था, अहमदाबाद में, गुजरात के वर्ल्ड हेरिटेज सिटी अहमदाबाद में हुआ था। अहमदाबाद आपको तो पता ही है, आज देश की यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में आता है। तो इनके पिताजी का नाम था अंबालाल साराभाई और माता का नाम था सरला देवी। तो सरला देवी के 8 बच्चों में से एक थे ये। और उस समय जो इनके पापा थे, ये बहुत बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट थे। बहुत बड़ी इनका कपड़े का बिजनेस था और इनकी पूरी गुजरात में इनकी पूरी टेक्सटाइल मिल हुआ करती थी। तो अब यहाँ से अब देखिए, अब क्या हुआ था, उनके 8 बच्चे जो थे, अब उसके बाद क्या हुआ, उनके जो जब 7वें बच्चे जब हुए, उन्होंने बताया था कि उनमें मतलब उनको समझ, जब वो उनकी बहन ने एक बार बताया था कि है ना, जब वो पैदा होने वाले थे तो उनको बताया गया था कि है ना उनके घर में कोई होने वाला है। तो उनको समझ में नहीं आया देख के कि कौन है, ऐसे मतलब उनका किस्सा उन्होंने बताया था किससे जुड़ा हुआ। लेकिन अब जब देखिए उसके बाद क्या हुआ कि जब उस समय जब विक्रम साराभाई पैदा हुए ना, उस समय अब देखिए भारत में भी है ना काफी ज्यादा मूवमेंट चल रहे थे। वर्ल्ड वॉर जस्ट खत्म हुआ था, जलियांवाला बाग हत्याकांड हो गया था, गांधी जी ने इधर नॉन कॉपरेशन मूवमेंट चालू कर दिया था। तो इसके बाद क्या हुआ, जो विक्रम साराभाई, अंबालाल साराभाई ने भी इसमें अपना बड़ा योगदान दिया था। गांधी जी के मूवमेंट को वो सपोर्ट कर रहे थे। तब इसके बाद क्या हुआ कि जैसे ये सारी चीजें हो ही रही थी, तब उस समय क्या होता था ना कि चाहे वो रविंद्रनाथ टैगोर हो, चाहे वो मोतीलाल नेहरू हो, चाहे वो पंडित जवाहरलाल नेहरू हो, चाहे वो कोई भी नेता हो, कोई भी साइंटिस्ट हो, या कोई भी बड़े से बड़ा पोएट हो, कोई आर्टिस्ट हो, मतलब जो भी आता था उस समय अहमदाबाद आता था। उस समय गांधी जी ने भी इधर अहमदाबाद में इधर आंदोलन शुरू किया था ना, चंपारण और अहमदाबाद में वो चंपारण सत्याग्रह, चंपारण, अहमदाबाद और खेड़ा आंदोलन। तो गांधी जी भी आते थे, या कोई भी उनके घर में आता था ना, फ्रीडम फाइटर हो या कोई भी इंसान आता था, मोस्टली जो आता था उन्हीं के घर पे आना जाना लगा रहता था। तब देखिए अभी कुछ टाइम की, जो इनके जन्म के कुछ टाइम की बातें की है ना, एक बार रविंद्रनाथ टैगोर इनके घर पे आए थे। रविंद्रनाथ टैगोर भी बहुत बड़े आर्टिस्ट थे। इनके आर्टिस्ट तो के मतलब आज भी है ना, इनकी कहानियां बहुत फेमस है, बंगाली कहानियां, जो भी बंगला साहित्य में जो भी लिखा करते थे वो सब आज भी है ना काफी ज्यादा फेमस है। तब देखिए रविंद्रनाथ टैगोर का उस समय ज्यादा था। तो अब रविंद्रनाथ टैगोर के बारे में ऐसा कहा जाता है कि है ना, वो जैसे कोई भी क्या कर, जिसके यहाँ भी जाते थे, जैसे किसी के भी सर पे हाथ रख के है ना उसकी भविष्यवाणी भी कर देते थे। वो भविष्यवाणी करने में भी बहुत अच्छे थे।
सामने वाले का भविष्य बता देते कि कौन आगे चल के कैसा होगा, आगे चल के क्या बनेगा, लाइफ में क्या करेगा, और वो जो बोलते थे ना वो सच साबित होता था। तो इनके पापा ने पूछा कि मेरा लड़का आगे बड़ा होके क्या बनेगा, आगे चल के इसका फ्यूचर कैसे होगा। तो उन्होंने विक्रम साराभाई के सर पे हाथ रखा और रख के बताया कि देखिए, एक दिन आपका बेटा बड़े से बड़ा काम तो करेगा ही करेगा। तो देखिए और ये बात रविंद्रनाथ टैगोर की ये बात भी सच निकल गई। तो अब उसके बाद क्या हुआ कि लेकिन शुरुआती स्कूल की पढ़ाई जो थी इनकी अहमदाबाद में, जो इनकी माता जी ने एक स्कूल बनवाया था, ने मॉन्टेसरी क्लब करके कोई तो था, मॉन्टेसरी क्लब नाम से एक स्कूल बनवाया था, वहां पे इनकी पढ़ाई हुई। फिर उसके बाद है ना उन्होंने हायर सेकेंडरी के लिए आगे पढ़ाई की दूसरे स्कूल में, और फिर गुजरात के कॉलेज से इंटरमीडिएट की पढ़ाई की। अब जब इंटरमीडिएट की पढ़ाई की तो उसके बाद क्या हुआ कि ये आगे की पढ़ाई करने के लिए इंग्लैंड चले गए। देखिए उस समय ऐसे ही होता था, कोई भी आना जाना रहता था किसी को, वो इंग्लैंड से मतलब जो भी पढ़ाई लिखाई करने के लिए इधर जाता था सबको इंग्लैंड ही जाना पड़ता था, क्योंकि उस समय ऐसा बोला जाता था ना कि इंग्लैंड में इसका सारी चीजें चलती थी। तो इंग्लैंड में कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में इन्होंने एडमिशन लिया था। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के सर थॉमस थॉमस कॉलेज में इन्होंने एडमिशन ले लिया था। वहां से ये साइंस और इकोनॉमिक्स में पीएचडी काफी बड़ी डिग्री, मास्टर्स और पीएचडी की डिग्री हाल ले रहे थे। अब जब क्या हुआ, जब ये यहाँ से पीएचडी की डिग्री ले रहे थे तो क्या हुआ कि रविंद्रनाथ टैगोर के कहने पे इनका एडमिशन हुआ था। रविंद्रनाथ टैगोर ने है ना वहाँ पे कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी को ही लेटर लिखा था ना, तो उन्हीं के कहने पे इनका एडमिशन करा दिया गया था वहाँ पे। तब उसके बाद क्या हुआ कि अभी 1942 में जब यहाँ पे आए थे, 1939 में क्या हुआ, ये भारत आए थे 1939 में जब ये भारत आए थे एक बार कुछ दिन की छुट्टियां मनाने के लिए। तो जब यहाँ पे जैसे ही कुछ दिन छुट्टियां मनाने भारत आए, इधर में वर्ल्ड वॉर 2 छिड़ गया। वर्ल्ड वॉर 2 छिड़ तो गया, लेकिन अब वो जा तो सकते नहीं थे। उन्होंने बोला कि नहीं, अब देखिए यहाँ पे खतरा बहुत है। उन्होंने ऑक्सफोर्ड ये कैम्ब्रिज वालों को रिक्वेस्ट किया कि देखिए वर्ल्ड वॉर 2 तो शुरू हो गया, अब यहाँ पे खतरा बहुत ज्यादा मंडरा रहा है, तो मुझे ऐसा है कि अपनी डिग्री वहां से इंडिया से कर लेने दीजिए। तो उन्होंने इस एक शर्त रखी कि देखिए आप एक काम कीजिए, अपनी डिग्री यहाँ से पूरी कर लीजिए, हम आपकी कोई पढ़ाई वढ़ाई आपको बीच में एडमिशन कैंसिल नहीं करेंगे, आपको जो डिग्री मिलनी है मिलेगी, सब पढ़ाई हो जाएगी, लेकिन आपको है ना जो अपनी आपकी खुद की थीसिस है वो आपको सीवी रमन की देखरेख में लिखनी पड़ेगी। सीवी रमन, डॉक्टर चंद्रशेखर वेंकट रमन, ये भी एक महान वैज्ञानिक थे, और ये उस समय आईआईएससी बैंगलोर में प्रोफेसर हुआ करते थे फिजिक्स के। आईआईएससी तो पता ही आपको, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस। तो अब उसके बाद क्या हुआ कि अब उन्होंने बोल दिया कि ठीक है। अब जैसे ये सब तो चल ही रहा था, अब दोनों के बीच में काफी गहरी दोस्ती हो गई इस वजह से। अब उसके बाद क्या हुआ कि अब जब वर्ल्ड वॉर 2 खत्म हो गया तो अब इधर गांधी जी ने भी क्विट इंडिया मूवमेंट शुरू कर दिया था ना 1942 में। तो गांधी जी ने इधर जब क्विट इंडिया मूवमेंट शुरू किया, वो भी अपना थीसिस लिख ही रहे थे, रिसर्च कर ही रहे थे, भारत में रह रहे के सारी चीजें देख रहे थे, सब कर रहे थे। तब इसके बाद क्या हुआ कि 1945 में वर्ल्ड वॉर 2 खत्म हो गया। वर्ल्ड वॉर 2 के बाद देखिए क्या हुआ कि अब इनको पीएचडी करने के लिए तो वापस, डिग्री पूरी करने के लिए तो वापस कैम्ब्रिज जाना पड़ा था। तो ये वापस चले गए वहां पे, और फिर नवंबर 1947 में वापस भारत आए। और तब तक देखिए भारत में कितना बदलाव आ गया, कैसे बदलाव आ गया। अगस्त 1947 में भारत को आजादी मिल गई, अंग्रेज भारत छोड़ के चले गए। लेकिन देखिए आजादी तो मिल गई, अंग्रेज भी भारत छोड़ के चले गए। तो उसके बाद क्या हुआ कि जब यहाँ से ये अंग्रेज भारत छोड़ के गए, तो पता ही है 200 सालों की गुलामी की वजह से कैसे भारत को लूट के ले गए, पूरा गरीबी में रखा। तो उसकी वजह से क्या हुआ, विक्रम साराभाई ने, और उस समय क्या हुआ था जब ये यहाँ पे फिर धीरे धीरे करके उस समय जो तब तो उस समय होमी भाभा भी अपना है ना न्यूक्लियर प्रोग्राम कर रहे थे, एटॉमिक एनर्जी जो ट्रॉम्बे, उस समय ट्रॉम्बे में ये आ गए थे होमी भाभा के साथ, और होमी भाभा का भी वही सब्जेक्ट था। तो होमी भाभा की वजह से और वही उसी सब्जेक्ट में आगे चल के इन्होंने पीएचडी की, और दोनों के बीच में इस वजह से और गहरी दोस्ती होती गई। अब इसके बाद क्या हुआ, विक्रम साराभाई को मालूम था कि है ना देश ने तो देश को तो ब्रिटिशर्स बर्बाद करके गए।
तो उन्होंने बोला कि है ना साइंस और टेक्नोलॉजी में लगाओ सारा पैसा, साइंस में और अपने स्पेस मिशन में पैसा लगाओ। तो इससे क्या होगा ना कि उनको भी लगना चाहिए कि है ना ऐसे तो चलेगा नहीं। मतलब बहुत लोग बोल रहे थे ना उस समय कि ब्रिटिशर्स काफी ज्यादा हल्ला कर रहे थे, अरे ये तो है ना बहुत गरीब देश है ना, अब 2 भागों में बट चुका है, क्या ही है ना इसको ये चलेगा, कोई है नहीं यहाँ पे। लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं, सब बोलने की बातें थी खाली। तब उसके बाद क्या हुआ कि जैसे अब उन्होंने बोल दिया कि ठीक है, आज़ादी के बाद से फिर उन्होंने पैसे लगाने शुरू किए धीरे धीरे करके। अब उसके बाद क्या हुआ कि 1950 आते आते उन्होंने फिर धीरे धीरे उन्होंने स्पेस के लिए काम करना शुरू किया। स्पेस में जहाँ काम करना शुरू किया तो उसके बाद क्या हुआ कि स्पेस में के लिए जैसे उन्होंने रिसर्च करने शुरू किए तो उसके बाद वहां पे धीरे धीरे ये बताते गए। अब उस समय सोवियत भारत की काफी ज्यादा मदद कर रहा था, सोवियत से उन्होंने काफी हेल्प ली, और है ना होमी भाभा, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, इन सब के साथ रह के इन्होंने इन लोगों को भी काफी सलाह दी कि है ना देश में वो कैसे कई सारे सैटेलाइट्स लॉन्च किए उन्होंने। रोहिणी सैटेलाइट SLV-3 लॉन्च किया, रोहिणी सैटेलाइट लॉन्च किया। फिर उसके बाद देखिए क्या हुआ, मतलब वो तो आगे चल के ही हुए थे। लेकिन अब इसके बाद क्या हुआ कि धीरे धीरे करके अब इन्होंने IIM खोलने की बात हो गई। अब ये बात उठ रही थी कि है ना पढ़ाई। अब देखिए उस समय क्या हुआ था कि है ना अब इनकी जो उस समय ना 1945, अब ये 1942 में जब ये कर रहे, वहां पे जब काम कर रहे थे तो वहां पे करते करते इनको मृणालिनी नाम की एक लड़की से प्यार हो गया था जो क्लासिकल डांसर थी उस समय। तो उसके बाद क्या हुआ, धीरे धीरे दोनों में प्यार हुआ, शादी हो गई, और उनको रविंद्रनाथ टैगोर ने मृणालिनी से मिलवाया था। तब उसके बाद क्या हुआ, और वो भी है ना क्लासिकल म्यूजिक डांसर थी। और विक्रम साराभाई भी है ना संगीत से उनको काफी ज्यादा गहरा लगाव था, म्यूजिक में उनको काफी ज्यादा इंटरेस्ट था, क्लासिकल म्यूजिक का उनके पास भी कलेक्शन हुआ करता था। जब वो बोर होते थे तो उस समय वो काफी ज्यादा सुनते थे। अब उसके बाद क्या हुआ कि उनके अंबालाल साराभाई ने भी इस समय क्या हुआ कि उनको यहाँ का क्या बोलते हैं इसका चेयरमैन बना दिया, ये सारा भाई केमिकल का चेयरमैन बना दिया। ये एक फर्म हुआ करती थी बड़ौदा में, वहां पे है ना वहां का चेयरमैन बना दिया। वहां का इनको बोला कारोबार संभालने के लिए दिया गया। लेकिन रिसर्च उनका पहला प्यार था, वो ये चीज भी करते थे, लेकिन वो वहां के अपने एक साइंस के स्टूडेंट को भी साथ में लेके जाते थे, ताकि है ना कुछ भी अगर इसके बातचीत हो तो रिसर्च का काम नहीं रुके, कम से कम वो रिसर्च पे बातचीत होती रहती थी तो है ना काम चलता रहता था। अब धीरे धीरे करके क्या हुआ कि उन्होंने 1961 में क्या हुआ कि इन्होंने IIM कलकत्ता की स्थापना कर दी। IIM क्या हुआ, देखिए IIM तो ये देखिए आज भी बहुत फेमस है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट। देखिए किसी को अगर MBA करना हो तो MBA के लिए लोग वहाँ पे एडमिशन लेते ही हैं। पैकेजेस भी, वहाँ के पैकेजेस भी कितने अच्छे रहते हैं, 40-50 लाख के, और फीस भी है ना बहुत महंगी रहती है IIM की। तो देखिए IIM में जितनी मुश्किल से एडमिशन मिलता है ना उतनी मुश्किल से तो अहमदाबाद, मतलब यहाँ पे भी नहीं मिलता होगा, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में। इतनी मेहनत तो वहाँ पे, मतलब वहाँ पे भी मेहनत लगती है, मार्क्स वार्क्स लाने पड़ते हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन IIM जितना कट ऑफ तो नहीं है इसका, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी का। तो देखिए अब उसके बाद क्या हुआ कि इन्होंने IIM कलकत्ता में स्टेब्लिश किया। फिर उसके बाद क्या हुआ कि IIM की और ब्रांच खोली थी। अब देखिए होमी भाभा के साथ कर रहे थे, तो होमी भाभा ने भी वहां पे ना क्या किया था कि TIFR खोला था मुंबई में, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। तो उस समय क्या हुआ था कि जब उस समय बड़े बड़े जो इंडस्ट्रियलिस्ट थे ना, तो वो मुंबई आया करते थे ज्यादातर काम के लिए। तो मुंबई आते थे तो लोगों का कुछ, तो उस समय ये बात उठ रही थी जब वो अहमदाबाद में IIM खोल रहे थे ना, तो उनको बोला गया था कि सर आप एक काम कीजिए, यहाँ पे जो यहाँ से है ना एक काम कीजिए कि जो भी ये IIM आप है ना अहमदाबाद में खोल रहे हैं, अहमदाबाद से अच्छा आप मुंबई में खोलिए, क्योंकि मुंबई में बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट आते हैं, बड़े बड़े लोग आते हैं, तो वहां पे ज्यादा वैल्यू होगी उसकी। तो उन्होंने बोला नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है, अहमदाबाद में भी लोग आएंगे पढ़ने के लिए, ऐसा नहीं है। तो क्योंकि देखिए अहमदाबाद जहाँ पे वो पैदा हुए थे, जहाँ से बचपन से पले बढ़े थे, तो देखिए हर किसी को अपनी जगह, उस जगह से प्यार होता है, वो जहाँ पे बचपन में जहाँ उसका बचपन बीता हो या बचपन से वो रह रहा हो, तो देखिए वो उस जगह पे उनका, बड़े बड़े लोगों का सपना रहता है कि उधर ही कुछ करें।
तो उन्होंने आईआईएम इस वजह से वहां पे खोल दिया। अब आईआईएम के बाद क्या हुआ कि उन्होंने यहाँ से फिर धीरे धीरे करके अब आईआईएम खोल दिया। तो फिर उसके बाद क्या हुआ कि यहाँ पे जब आईआईएम खुला तो फिर आईआईएम की काफी सारी ब्रांचेस हो गई सब जगह। आईआईएम कलकत्ता, आईआईएम अहमदाबाद, आईआईएम बेंगलोर, आईआईएम कोझिकोडे, आईआईएम लखनऊ, आईआईएम इंदौर, ऐसे करके बहुत सारी ब्रांचेस खुल गई आईआईएम की। और आज भी देखिए आईआईएम फेमस है। फिर उसके बाद क्या हुआ कि साल 1961 में क्या हुआ, अब धीरे धीरे देखिए स्पेस शटल पे काम कर ही रहे थे। अब देखिए सोवियत से तो ये हेल्प ले ही रहे थे ना, तो उस समय भी काफी ज्यादा मजाक बनाया था लोगों ने कि देखिए भारत तो है ना छोटा सा देश है, वैसे ही कोई है ना विकसित होने वाला नहीं है, तो भारत को क्यों है ना फालतू में ना इधर स्पेस में घुसाना चाहिए। तो इससे अच्छा उन्होंने फिर है ना, लेकिन उन्होंने फिर इसमें भी लोगों की बात नहीं सुनी और काफी ज्यादा इस पे भी बल दिया कि खोला जाए इस चीज को। आई स्पेस मिशन पे सबसे ज्यादा उन्होंने फोकस किया, कई बहुत सारे इन्वेस्ट किए। तब उसके बाद क्या हुआ कि धीरे धीरे करके इन्होंने अब यहाँ पे क्या किया था, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फेलोइक रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना की, जिसको बार्क बार्क सी आर सी बी आर बार्क, नाम याद नहीं आ रहा मेरे को, ये फुल फॉर्म याद रखिएगा इसका, इंडियन रिसर्च ऑफ फेलो इंस्टीट्यूट नाम के एक संगठन की स्थापना कर दी थी और यही आगे चल के इसरो बना था। अब देखिए उस समय क्या हुआ था कि जब ये यहाँ पे जब बना था ना, तो उस समय क्या हुआ था कि इधर इनके मिशन पे भी काम चल ही रहा था। न्यूक्लियर फिजिक्स, जब जिस समय भारत का न्यूक्लियर प्रोग्राम चालू होने की बात की थी ना, जवाहरलाल नेहरू ने पहले बोल दिया था कि भारत का न्यूक्लियर प्रोग्राम चालू करवाओ। तो उस समय बात चली रही थी, तो होमी भाभा भी अपना इस पे काम कर रहे थे। तो उस समय क्या हुआ, एटॉमिक एनर्जी के भी ये चेयरमैन बने रहे उसके बाद, और उस समय इस जगह के चेयरमैन भी बने थे उस समय। तो उसके बाद क्या हुआ था कि देखिए यहाँ पे जब ये यहाँ के चेयरमैन बने थे, तो उसके बाद क्या हुआ, होमी भाभा के साथ भी धीरे धीरे उस चीज पे रिसर्च कर रहे थे, उनसे भी हेल्प ले रहे थे कि है ना क्या करना चाहिए उनको। हालांकि होमी भाभा को तो न्यूक्लियर ऑफ फादर बोला जाता है। तो वहां उन्होंने उन्होंने इस चीज पे काफी ज्यादा बल दिया। फिर इसके बाद क्या हुआ कि उन्होंने फिर यहाँ पे है ना यूसीआईएल की भी स्थापना की। यूसीआईएल जैसे उनको है ना पद्म भूषण भी दिया गया था 1900 इन सब कामों के लिए। भारत सरकार द्वारा सबसे पहला सिविलियन हाईएस्ट अवार्ड पद्म भूषण भी दिया गया था। फिर उसके बाद क्या हुआ कि जो उन्होंने यहाँ पे ये यूसीआईएल की स्थापना की थी, यूरिन जिसमें यूरेनियम का निकालने का काम होता था, यूरेनियम की खोज और इन सब पे रिसर्च होता रहता था, ये सारी चीजें चलती रहती थी। तो उन्होंने इन सब पे सबसे ज्यादा बल दिया। फिर उसके बाद क्या हुआ कि धीरे धीरे करके अब 1966 में क्या हुआ, जब वो उनके साथ काम कर ही रहे थे, अपना स्पेस मिशन लॉन्च कर रहे थे ना, तो धीरे धीरे ऐसे ही करते करते क्या हुआ कि 1966 में एक दिन 24 जनवरी 1966 को प्लेन क्रैश में होमी जहांगीर भाभा की मृत्यु हो गई। अब देखिए होमी जहांगीर भाभा की मृत्यु को लेके भी काफी ज्यादा डाउट है कि कोई सीआईए ने मरवाया कि है ना केजीबी ने मारा, क्या किया। मैंने होमी भाभा के बारे में भी बायोग्राफी बताई थी, उनके बारे में भी बताया था कि उन्होंने क्या अपना योगदान दिया था। तो आप चाहें तो उनके बारे में भी देख लीजिएगा। तो देखिए उसके बाद क्या हुआ, जब होमी भाभा की डेथ हो गई प्लेन क्रैश में, तब उसके बाद उनका भी काम रुक गया था, लेकिन वो धीरे धीरे सब चीजें कर ही रहे थे। कि अब उसके बाद क्या हुआ कि फिर उसके बाद वहां पे जो टीआईएफआर और इन सब का भी उनको चेयरमैन बना दिया गया। अब उस समय इंदिरा गांधी भी नई नई देश की प्रधानमंत्री बनी थी, क्योंकि होमी भाभा की जिस दिन डेथ हुई थी उसके 13 दिन पहले लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु हो गई ताशकंद में रहस्यमयी परिस्थितियों में। तब उसके बाद क्या हुआ कि इंदिरा गांधी ने उनको उन पे काफी ज्यादा बल दिया इन सब कामों के लिए, और इंदिरा गांधी ने उनको सारी जिम्मेदारी दे दी। और इंदिरा गांधी के कहने पे उन्होंने सब चीज की जिम्मेदारियां ली और पूरे देश को संभाला। साइंस एंड टेक्नोलॉजी, साइंस के क्षेत्र में, स्पेस के क्षेत्र में उन्होंने बहुत बड़ा अपना योगदान दिया। अब ऐसे करके ये अपना योगदान दे ही रहे थे कि उसके बाद क्या हुआ कि धीरे धीरे अब उनको लगा कि देखिए ऐसे तो है ना स्पेस प्रोग्राम ज्यादा चलने वाला है नहीं, तो इसके लिए उनको कोई बड़ी ऑर्गेनाइजेशन, ये जो उन्होंने ये जो संस्था है, इससे भी बड़ी बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन बनानी पड़ेगी।
क्योंकि ऐसे में तो देखिए इनसे तो फिर भी चलो, ऐसे में तो छोटा मोटा काम चल ही रहा है, तो उससे अच्छा है कि बड़ी कोई है ना चीज करो। तो उन्होंने क्या किया था कि साल 1969 में इसरो की स्थापना की। इसरो का पूरा नाम है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इसरो का नाम है। ये इसरो का पूरा फुल फॉर्म है। तो इसकी स्थापना की थी, और इसके बाद उन्होंने इसरो का पूरा खाका तैयार किया था कि आगे चल के ये कैसे बढ़ सकता है, आगे आगे इसमें अपन क्या योगदान दे सकते हैं, मतलब आगे चल के इसमें और क्या काम किए जा सकते हैं, क्या नहीं। तो ये सारी चीजें थी। अब उस समय क्या हुआ था, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम भी अपने अपने मिसाइल मैन के नाम से फेमस थे। वो बड़ी बड़ी मिसाइलों का मिसाइलें लॉन्च कर रहे थे देश में। तो जब वो अपने देश में मिसाइलें लॉन्च कर रहे थे और जब सब चीजें कर रहे थे, तो इनकी मुलाकात एक दिन एपीजे अब्दुल कलाम से भी हुई थी। तो ये एपीजे अब्दुल कलाम भी इनके साथ जुड़ गए थे इसरो में। और विक्रम साराभाई का ऐसा था ना कि कभी भी किसी को है ना वो ये नहीं करते थे, मतलब इसरो में वो सारा काम है ना खुद से ही लेते थे। मतलब अगर कि और अपनी टीम को ही देते थे। और अगर मान लीजिए अगर टीम ने अगर कुछ गड़बड़ गलती से अगर टीम की वजह से हो गई, तो वो इसकी जिम्मेदारी टीम पे कभी नहीं लेते थे। वो अपने आप ही है ना खुद पे ही जिम्मेदारी लेते थे। और अगर कोई काम सक्सेस होता था, वो उसके लिए टीम को अपने बहुत कॉन्ग्रेचुलेट करते थे। ये उनका नहीं ये उनकी खास बात थी विक्रम साराभाई की। मतलब कभी भी उन्होंने किसी को बुरा भला नहीं किया, सबके लिए जो करना था सब अच्छा ही किया उन्होंने। एपीजे अब्दुल कलाम अपना गुरु मानते हैं उनको। उन्होंने, मैंने आपको बताया ही था, विंग्स ऑफ फायर अपनी आत्मकथा में लिखा था उनके बारे में। तब इसके बाद क्या हुआ कि जैसी वो सारी चीजें कर ही रहे थे, लेकिन इसके बाद क्या हुआ कि अब धीरे धीरे उन्हीं के नेतृत्व में क्या हुआ कि अब सारी चीजें हो ही रही थी। अब इंदिरा गांधी से भी इनका काफी अच्छा रिलेशन था। इंदिरा गांधी से भी ऐसा बोला जाता, जब भी ये मिलने जाते थे ना, उनको अपने हाथों से एक गुलदस्ता बना के उनकी इंदिरा गांधी को गिफ्ट किया करते थे। इंदिरा गांधी भी उनकी बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट करती थी। तो इसके बाद क्या हुआ कि नवंबर 1971 की बात है। नवंबर 1971 में इंदिरा गांधी ने उनको पीएमओ में बुलाया और बोला कि देखिए, मैं इस पे ये इसरो और है ना एटॉमिक एनर्जी के सारे डिपार्टमेंट्स को अलग कर देती हूँ। आप है ना, लेकिन आपसे लेकिन ये रिक्वेस्ट है कि आप है ना अभी यहाँ के अध्यक्ष मत बनिए। और इंदिरा गांधी देखिए, उनको काफी ज्यादा उनकी हेल्थ देख के काफी ज्यादा चिंतित होने लग गई थी। उनको भी चिंता होने लग गई थी कि इनको हो क्या गया है। हालांकि ये 20 घंटे तक काम करते थे, काफी कुछ अच्छा कर किया इन्होंने देश के लिए। तो कभी थका हुआ महसूस नहीं करते थे। और वो ऐसा नहीं है, वो सूर्य नमस्कार करते थे और स्विमिंग भी करते थे, एक्सरसाइज करते रहते थे। तो इसलिए उनको थकान महसूस नहीं होती थी, वो फिट रहते थे हमेशा। इवन आपको बता दूं कि है ना वो फैट से भी ज्यादा भरी चीजें नहीं खाते थे, मतलब जिससे वो ये सब चीजें भी नहीं खाते थे जिससे मोटापा ज्यादा बढ़े, या है ना कोई हेल्दी चीजें ही खाते थे हमेशा। तो उनका शुरू से ही रहता था। अब ये बात जैसी इंदिरा गांधी ने बोली, उनको अपने आप को रिजेक्टेड महसूस करने लगे। उनको लगा कि इंदिरा गांधी का तो उनके ऊपर से पूरा भरोसा ही टूट गया, तो ऐसे तो होगा नहीं। तो फिर इससे अच्छा कि फिर बाद में क्या हुआ कि दिसंबर में उन्होंने फिर अपना खुद मन बना लिया कि नहीं, वो एटॉमिक एनर्जी के पद से इस्तीफा दे देंगे, खुद ही रिजाइन कर देंगे। लेकिन जब जब तक ये उन्होंने सोचा, वैसे ही है ना 3 दिसंबर को है ना बांग्लादेश लिबरेशन वॉर छिड़ गया। बांग्लादेश लिबरेशन वॉर पे भी मैंने पूरा वीडियो बनाया हुआ है, तो आप उसके बारे में भी देख सकते हैं। बांग्लादेश लिबरेशन पे बनाया हुआ है। सैम मानेकशॉ की भी बायोग्राफी बताई है। फिर उसके बाद जगजीत सिंह अरोड़ा की भी बायोग्राफी की है। और 2 ऑपरेशंस भी कवर किए हुए, ऑपरेशन ट्राइडेंट और ऑपरेशन पाइथन। बैटल ऑफ लोंगेवाला, वो भी मैंने बताया था। और उसके बाद भी है ना सेकंड लेफ्टिनेंट अरुण खेतरपाल की भी बताई थी, बायोग्राफी की रिव्यू की है, जिनको परमवीर चक्र मिला था। बैटल ऑफ बसंतर का भी बताया, कर्नल होशियार सिंह दहिया का भी बताया। तो वो सारी चीजें आप देख लीजिएगा। तो देखिए, अब ये सारी चीजें कर ही रहे थे, लेकिन क्या हुआ कि जब तक यहाँ पे ये अनाउंसमेंट होता कि ये विक्रम की इसरो और इनको एटॉमिक एनर्जी के प्रोग्राम को, ये दोनों को अलग किया जा रहा है, उससे पहले क्या हुआ, इंदिरा गांधी को है ना। और देखिए, आपको एक और बात बता दूं कि है ना, मैं एक चीज बताना भूल गया कि है ना 1967 में इन्होंने क्या किया था कि
अपाचे 81 नाम का भी 21 नवंबर 1969 को केरल के वो केरल के थुम्पुगुरा, वो केरल के रॉकेट लॉन्चर स्टेशन है ना जो वहाँ का, वहाँ पे उन्होंने ये अपाचे नाम का 81 अपाचे नाम का भी है ना एक बहुत बड़ा रॉकेट लॉन्च किया था, जिसकी आवाज से है ना काफी ज्यादा खुशनुमा माहौल था। उन्होंने सबसे बड़ी सफलता हासिल की इस चीज में। तो देखिए अब ये उन्होंने भी रॉकेट लॉन्च किया। फिर देखिए उसके बाद, और उसके बाद क्या हुआ कि अब जब ये अब उसके बाद क्या हुआ कि जब ये, और देखिए जब ये अनाउंसमेंट हो रहा था ना, तो इसके बाद क्या हुआ, उस जब ये अनाउंसमेंट होने वाला था उससे पहले, लेकिन इंदिरा गांधी को जो डर लग रहा था ना वही चीज हो गई। क्या हुआ कि 30 दिसंबर को क्या हुआ कि थम्पावापुरा में ये केरल के तिरुवनंतपुरम आए थे यहाँ पे है ना कॉन्फ्रेंस के करने के लिए, कोई कॉन्फ्रेंस करने के हिसाब से आए थे। और उस समय एपीजे अब्दुल कलाम से भी इनकी बातचीत चल रही थी। एपीजे अब्दुल कलाम भी अपना रोहिणी सैटेलाइट और SLV-3 लॉन्चिंग के लिए कर रहे थे, तो उनसे बातचीत चल रही थी उनकी। तो जब ये यहाँ पे आए तो अपना इनका काम हो गया था, तो है ना अपने गेस्ट हाउस में रुके हुए थे ये। तो वहां पे जब ये रुके तो रात में जब ये सोने गए, दूसरे दिन सो के जब उठ नहीं पाए तो उनका दरवाजा बंद था, काफी समय तक दरवाजा नहीं खुला। तो क्या हुआ कि है ना पूरे बाहर सबको हल्ला होने लग गया कि क्या हो गया, अभी तक दरवाजा नहीं खुल रहा। लोग अंदर गए देखने के लिए, दरवाजा काफी समय तक खुला नहीं, वहां पे इतना हल्ला हो गया, दरवाजा तोड़ दिया गया। दरवाजा अंदर गए, अंदर देखा लोगों ने कि अंदर विक्रम साराभाई मच्छरदानी में लेटे हुए हैं। अब उन्होंने खोल के देखा मच्छरदानी, तो तब लोगों ने देखा और तब लोगों ने पाया कि उनकी तो सांस नहीं चल रही है, क्या हो गया। और उनके सीने पे एक किताब रखी हुई थी। तो उन्होंने ये चीज देखा, तुरंत में इतना ज्यादा तहलका मच गया वहां पे। डॉक्टर को बुलाया गया, डॉक्टर ने आके उनकी जांच की। डॉक्टर ने जब जांच की तो वहां पे फिर उन्होंने बताया कि देखिए इनको हार्ट अटैक आया था और ये अकेले होने की वजह से इनकी डेथ हो गई। उनका पहले से अगर थोड़ा जल्दी इलाज हो जाता तो बच जाती, 2 घंटे पहले इनकी मृत्यु हुई है अभी। तो देखिए पूरे देश को इससे आघात पहुंचा। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम उस समय जो लास्ट उनकी बात हुई थी, और उस समय एपीजे अब्दुल कलाम ने भी बोला था कि वो आके मिलेंगे अभी उनसे वहां पे। तो थुम्पावापुरा में जो केरल में, वहां पे उनकी डेथ हो गई। अब देखिए उसके बाद उनके फिर उसके बाद क्या हुआ कि उनके उनके पार्थिव शरीर को है ना उनके अहमदाबाद लाया गया। अहमदाबाद में उनका अंतिम संस्कार हो रहा था। तो उसके बाद क्या हुआ कि जो वहाँ के पंडित ने क्या किया कि जब वहाँ पे जो वो घी से जमाने वाला वो उनके जो शरीर पे डालने वाले थे, तो उनकी माँ ने रोते हुए कहा कि धीरे कि ज्यादा मत कर, धीरे करो नहीं तो विक्रम को चोट लग जाएगी। और कुछ समय काफी दुख भरा माहौल था, काफी लोग आए थे उनको ट्रिब्यूट देने के लिए। तो देखिए उसके बाद क्या हुआ कि लेकिन इनका पोस्टमार्टम तो नहीं हुआ, क्योंकि उनकी माँ नहीं चाहती थी कि है ना उनके कोई है ना इस तरीके की बात सामने आए बाहर निकले लोगों से। अब ऐसा बोला जाता है, देखिए कयास लगाए जा रहे थे कि CIA ने मरवाया, KGB ने मरवाया, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ था। क्योंकि देखिए हार्ट अटैक से इनकी डेथ हुई थी, डॉक्टर ने उस समय साफ बोल दिया था, लेकिन पोस्टमार्टम नहीं हुआ था। उनकी उनकी माँ ने मना कर दिया था। तब उसके बाद क्या हुआ कि वहां पे उन्होंने मना कर दिया, वहां पे उनकी डेथ हो गई। उनके कामों को ध्यान में रखते हुए लेकिन भारत सरकार ने अगले साल 1972 में उनको देश का दूसरा नागरिक सम्मान पद्म भूषण देके भी सम्मानित किया। फिर उसके बाद क्या हुआ कि 1974 में भी उनके जो स्पेस मिशन की जो चीजें बाकी थी वो सब भी धीरे धीरे सक्सेस होती गई। उनके जो स्टूडेंट्स थे उन्होंने सपना पूरा किया उनका। जो रोहिणी SLV-3 और ये सब लॉन्च, जो रोहिणी सैटेलाइट था, और ये जो भी धीरे धीरे करके सारे सैटेलाइट्स लॉन्च किए गए। फिर देखिए टेलीविजन में भी इनका काफी ज्यादा योगदान था। आज देखिए अपन जो टेलीविजन की टीवी में जो न्यूज इंफॉर्मेशन वगैरह देखते हैं, चाहे वो बच्चे अगर ऑनलाइन जिस टेक्नोलॉजी से जहाँ से क्लासेस अटेंड करते हैं, उन सब में भी विक्रम साराभाई का बहुत बड़ा रोल था। फिर 19 अप्रैल 1975 को आर्यभट्ट नाम भारत के कृत्रिम उपग्रह को दिया गया, और इसको है ना यहाँ पे अंतरिक्ष में छोड़ा गया था उस समय। तो उसके बाद क्या हुआ था, उस समय उन्होंने इसकी शुरुआत की थी, तो उसी समय ये लॉन्च हुआ। फिर उसके बाद क्या हुआ, साल 2008 में क्या हुआ था कि भारत में, अब देखिए जो जहाँ पे केरल के जो जो वहाँ पे जो वो
जो इंस्टीट्यूट था ना जहाँ से उन्होंने रॉकेट लॉन्च किया था ये वाला, वो इंस्टीट्यूट का नाम बदल के उन्होंने है ना वीवीएससी कर दिया, विक्रम साराभाई रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, वीवीएससी कर दिया था, विक्रम साराभाई के नाम पे रखा गया। फिर उसके बाद क्या हुआ, साल 2008 में भी है ना भारत ने अपना पहला चंद्रयान लॉन्च किया था। फिर 2 चंद्रयान लॉन्च किए थे 2008 में, तो उस समय उन्होंने विक्रम, और उनका नाम भी है ना, दोनों लैंडर का नाम जो था उन्होंने विक्रम साराभाई के नाम पे रखा, विक्रम लैंडर के नाम पे। फिर वहां पे है ना चांद पे जाने की खोज की गई, चल रही थी उस समय 2008 में, ऐसा बोला जा रहा था कि चांद पे जाने की खोज की जा सकती है, और उस पे उन्हीं की बदौलत इन सब पे रिसर्च किया गया। फिर उसके बाद 2013 में मंगलयान मिशन लॉन्च किया गया, मंगल पे जाने की खोज होने की पे रिसर्च चालू हुआ। फिर उसके बाद देखिए ऐसे करके चलता रहता है। फिर 2023 में भारत ने अपना एक और चंद्रयान लॉन्च किया, आदित्य L1, तो उसमें भी विक्रम साराभाई का के नाम पे रखा था। उसमें भी देखिए विक्रम साराभाई को बहुत इज्जत दी गई थी, पद्म भूषण, पद्म विभूषण, 2 सिविलियन अवार्ड्स दिए गए थे इनको। तो देखिए उसके बाद क्या हुआ कि ये सारी चीजें हुई। अब उसके बाद देखिए सारी चीजें हुई, लेकिन विक्रम साराभाई एक बात जरूर कहते थे कि है ना, देश का जो भी पैसा है अगर हम साइंस और टेक्नोलॉजी में लगाएं, और अगर उससे अगर हमारे बच्चों की और समाज की सेवा करें तो ज्यादा फायदा होगा। हम ऐसे में है ना किसी की है ना वो नहीं कर सकते अपन, जैसे दूसरे देशों की तरह हमको स्पेस फाइट नहीं करना है, देश की भलाई के लिए करना है, जो भी करना है साइंस में जो भी इन्वेस्ट होगा कोई बच्चों के फ्यूचर के लिए होगा या समाज की भलाई के लिए होगा। उनका वो ये बात कहते थे, और इसी चीज लिए वो इतना करते भी थे लोगों का। वो वही बात है, अगर 52 साल में, अगर 52 साल ही जिए ये, लेकिन उससे ज्यादा जिंदा नहीं रह पाए। अब उसके बाद क्या हुआ था कि वही बात, अगर कुछ साल और जी जाते तो हो सकता है कि भारत को आगे और आगे बढ़ा देते। खैर उसके बाद तो देखिए भारत में और भी साइंटिस्ट आए, सतीश धवन आए, सतीश धवन की देखरेख में आगे इसरो चलता रहा। फिर उसके बाद डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने भी कितना कुछ किया, मिसाइल मैन के नाम से मशहूर थे, तो उन्होंने काफी ज्यादा किया। फिर उसके बाद और भी बड़े बड़े नए नए साइंटिस्ट आए, तो ऐसे करके देखिए चलता रहा काफी देश में। लेकिन विक्रम साराभाई ने जो किया आज वो काबिले तारीफ है अपने देश के देशवासियों के लिए। अगर विक्रम साराभाई नहीं होते तो शायद भारत का चंद्रयान पे नहीं लॉन्च हो पाता, उन्होंने ही भारत को चांद पे ले जाने की नींव रखी थी। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर आप और ऐसी पर्सनैलिटीज के बारे में जानना चाहते हैं तो कमेंट में ज़रूर बताइए। साथ ही वीडियो को लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलिए, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, और साथ ही बेल आइकन का बटन दबाना बिल्कुल भी ना भूलिए, ताकि आपको आने वाले वीडियोस के लिए नोटिफिकेशन मिल जाएंगी।